नमस्कार। बिहार की राजनीति में इस समय जो समीकरण बन रहे हैं वे न सिर्फ रोचक हैं बल्कि अप्रत्याशित भी हैं। आमतौर पर चुनावी माहौल में सत्ता पक्ष निशाने पर रहता है, लेकिन इस बार बिहार में तस्वीर उलट है। यह विपक्ष ही विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और विपक्ष की धुरी माने जाते हैं, न केवल एनडीए के हमलों का सामना कर रहे हैं बल्कि प्रशांत किशोर की जनसुराज, असदुद्दीन ओवैसी की आईएएमआईएम, कांग्रेस और यहां तक कि उनके पुराने सहयोगी मुकेश सहनी तक उनके खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हैं। एक तरफ बीजेपी जेडीयू गठबंधन की तरफ से तेजस्वी पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के भीतर ही उनके खिलाफ बगावत के सुर उठने लगे हैं। तेजस्वी को नीतीश कुमार के निशाने पर होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उनके खिलाफ हमलों की भाषा कहीं ज्यादा व्यक्तिगत हो चुकी है। विधानसभा में बहस के दौरान नीतीश कुमार ने मर्यादाओं को लांघते हुए उन्हें बच्चा कह दिया। इतना ही नहीं, नीतीश जब तक तेजस्वी के लिए तुम और इसके उसके जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। यही नहीं, इस बार उनकी झड़प के तेजस्वी तक सीमित नहीं रही बल्कि उनके माता पिता भी तक पहुंच गई। विधान परिषद में भी राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सदन में अश्लील इशारे करते हैं, जिससे बिहार की राजनीति और अधिक गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ हमले तेज कर चुके हैं, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बिहार की राजनीति की जटिलता यहीं खत्म नहीं होती है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने कभी आरजेडी और कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति बनाई थी, अब खुद एक सियासी मोर्चा खोल चुके हैं। उनकी जनसुराज मुहिम का मुख्य निशाना जहां नीतीश कुमार है, वही तेजस्वी भी उनके प्रहार से नहीं बच पा रहे हैं। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को अक्सर नौवीं फेल कहकर मजाक उड़ाते हैं और उनकी राजनीतिक योग्यता को लालू प्रसाद का बेटा होने तक सीमित बताते हैं। यह दिलचस्प है कि प्रशांत किशोर ने अपनी आलोचना में कभी तेजस्वी को नीतीश कुमार से कमतर नहीं आंका, बल्कि दोनों को ही बिहार के लिए असफल नेतृत्व के उदाहरण के रूप में पेश किया है। आरजेडी के लिए यह सिरदर्द कम नहीं है कि अब ओवैसी भी उनके खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। ओवैसी की पार्टी सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों पर प्रभाव रखती है और उनके निशाने पर भाजपा से ज्यादा आरजेडी रहती है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन तेजस्वी ने उनसे 4 विधायकों को तोड़ लिया था। इस राजनीतिक धोखे को ओवैसी भूले अभी तक नहीं है और अब उन्होंने पूरी ताकत से तेजस्वी को घेरने की तैयारी कर ली है। उपचुनाव में उन्होंने गोपालगंज सीट पर आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था और इस बार है कि फिर से महागठबंधन के खिलाफ मैदान में उतरने वाले हैं। अगर ये सब तेजस्वी के लिए पर्याप्त नहीं था तो कांग्रेस की बदली हुई रणनीति ने उनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी जब पटना आए तो लालू यादव से मिले, लेकिन कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलाउर ने लालू से मिलने से परहेज किया। यह एक बड़ा संकेत था कि कांग्रेस अब आरजेडी के साथ अपने रिश्ते पुनर्विचार कर रही है। कांग्रेस का यह को एहसास हो चुका है कि आरजेडी उसकी सीटों में कटौती की योजना बना रही है, इसलिए उसने भी आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, लेकिन वो केवल 19 ही जीत पाई। इस बार कांग्रेस मांग रही है कि उसे वही सीटें दी जाएं जिन पर वो जीत सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कन्हैया कुमार पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कांग्रेस 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। आरजेडी की रणनीति ये है कि वो 143 सीटें खुद रखे, बाकी सहयोगियों को 100 सीटों में बांटे, लेकिन यहां भी पेच फंस रहा। भाजपा यानी माले ने पिछले चुनाव में 19 सीटों पर लड़कर 12 जीती थी, इसलिए इस बार वो 25 सीटों की मांग कर रहे हैं। सीपीआई और सीपीएम के 4 विधायक हैं, वे भी ज्यादा सीटें चाहते हैं, लेकिन आरजेडी 5 से ज्यादा देने को तैयार नहीं दिखती है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को 20 सीटें दी जानी है, लेकिन वे 60 सीट मांग रहे हैं और खुद को डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं। मुकेश सहनी की मांगों को पूरा करना आरजेडी के लिए इतना आसान नहीं होगा। पिछली बार भी जब सीटों को लेकर असहमति हुई थी तो वे ऐन वक्त पर एनडीए में चले गए थे, आपको याद होगा। और अगर इस बार भी उन्हें उनकी मांग के मुताबिक सीटें नहीं मिली
तो यह संभव है कि वे फिर से पाला बदल ले। यही कारण है कि बीजेपी की भी उन पर नजर बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी और एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह तय है कि अगर वे महागठबंधन में आए तो कांग्रेस की सीटों में और कटौती होगी। तेजस्वी यादव के सामने अब सिर्फ एनडीए ही नहीं बल्कि खुद उनके महागठबंधन के साथी भी चुनौती बन चुके हैं। उन्हें न सिर्फ नीतीश कुमार और बीजेपी से लड़ना है बल्कि प्रशांत किशोर, ओवैसी, कांग्रेस और मुकेश सहनी से भी निपटना होगा। बिहार की राजनीति हमेशा से जटिल रही है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और ज्यादा उलझ गया है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी इन सभी चुनौतियों से पार पा सकेंगे या फिर महागठबंधन के भीतर ही उनका समर्थन कमजोर पड़ जाएगा। आगामी बिहार चुनाव और बिहार की राजनीति पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।